Assalamu alaikum, my dear viewers. Today I'm going to talk about To the Lighthouse, which is a very famous novel written by Virginia Woolf, and this is basically an introduction to this novel. Here is an overview of the novel To the Lighthouse. Type of work is novel, and genre is stream of consciousness, and it is written in English language. Time and place it was written is 1926 London, and for the first time it was published in 1927. Publisher name is Hogarth Press, and narrator is anonymous. And as far as point of view is concerned, the narrator speaks in third person and describes the characters and actions subjectively, giving us insight into the characters' feelings. So anonymous है narrator, तो इसको normally हम third person consider करेंगे, और third person describe करता है character के action और feelings वगैरह. The narrator switches constantly from the perceptions of one character to those of the next, और ये characters की feelings जो हैं या वो narrator जो है narrative को switch करता है character से दूसरे character. Then अगर हम इसकी tone की बात करते हैं तो वो elegiac है, poetic है, rhythmic है and imaginative. Poetic है तो obviously ये rhythmic भी होगी, imaginative तो हो गई obviously, जब ये fiction है तो imaginative होगा. ये फर्स्ट वर्ड जो है elegiac जो है ये elegy से निकला है. elegy को उर्दू में मर्सिया कहते हैं. It is one of the types of poems, and tense in which it is written is past, और past tense में लिखा गया है तो इससे मतलब ये भी है कि उसमें हमारे पास फ्लैशबैक्स भी हमें नजर आएंगे एज ए रीडर. और सेटिंग की जहाँ तक बात है, सेटिंग विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस होती है, और टाइम क्या है कि द ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर वन, यानी वर्ल्ड वार के शुरू होने और उसके बाद तक. वर्ल्ड वॉर वन से मतलब क्या है कि रफली स्पीकिंग 1911 में शुरू होती है तो 1919 में ख़त्म होती है. और अगर हम इस नावल की बात करते हैं तो इसके 3 पार्ट हैं. जो दूसरा पार्ट है उसका टाइटल है टाइम पासिस, जो कि 10 साल का दौरानिया जो उसको वो कवर करता है. और पहला पार्ट और आखिरी पार्ट जो है, आखिरी पार्ट वर्ल्ड वॉर वन के बाद को जो सोसाइटी है इंग्लैंड की उसको प्रोडिक्ट करता है और डिपिक्ट करता है. जबकि अगर हम उसकी बात करते हैं पहला पार्ट जो है वो वर्ल्ड वॉर वन से पहले वाली जो सिचुएशन है उसको डिपिक्ट करता है. और अगर हम सेटिंग विद रेफरेंस टू प्लेस उसकी बात करें तो दिस वन इज सेट इन द वेस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड, जहाँ पे आइलैंड्स का एक पूरा ग्रुप है. जहाँ तक बात है प्रोटैगनिस्ट की, तो प्रोटैगनिस्ट कौन है उस सवाल से भी हम नावल के एंड तक एज अ रीडर जो है वो देख रहे होते हैं कौन होता है. Although Mrs. Ramsay is the central focus of the beginning of To the Lighthouse, the novel traces the development of Lily Briscoe to the end, making it more accurate to describe Lily as the protagonist. शुरू में हमें लगता है कि मिसेज रामसे जो है वो प्रोटैगनिस्ट है क्योंकि वो सेंट्रल कैरेक्टर, लेकिन हमें पार्ट 1 के एंड पे उसकी डेथ हो जाती है. तो हम जब नेक्स्ट देखते हैं तो मिसेज रामसे तो नज़र ही नहीं आती. तो ये कैसे मुमकिन है कि जो प्रोटैगनिस्ट हो वो उसकी डेथ भी हो जाए. तो फिर लास्ट पार्ट में हमें आके पता चलता है कि लिली ब्रिस्को जो है वो एक्चुअली प्रोटैगनिस्ट के तौर पर यूज़ की है. ऑथर मेजर कॉन्फ्लिक्ट द कॉमन स्ट्रगल दैट ईच ऑफ द कैरेक्टर फेसेस इज टू ब्रिंग मीनिंग इन ऑर्डर टू द chaos ऑफ लाइफ. चूँकि ये नावल सेट किए गए वर्ल्ड वॉर वन के शुरू और वर्ल्ड वॉर वन के बाद में, तो जब भी हम वार की बात करते हैं तो इससे मतलब क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल है उसके ऊपर वार का असर होगा. तो जब वार होती है तो उसके बाद लाजमी सी बात है कि एक इंडिविजुअल लेवल पे भी इंसान जो है वो कंपोज्ड नहीं होता है, स्कैटर्ड होता है, सेपरेट पर्सनालिटी का शिकार हो गया होता है, साइकोलॉजिकली कई सारे इश्यूज़ का शिकार हो गया होता है.
तो सोसाइटी में भी स्ट्रक्चर या ऑर्डर जो है ना उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो वो बेसिकली इसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वहाँ पे वो उनके सोसाइटी में केओस शुरू हो चुका होता है। देन हमारे पास राइजिंग एक्शन है। James desired to journey to the lighthouse. Mr. Ramsay's need to ask Mrs. Ramsay for sympathy. Charles Tansley's insistence that women cannot paint or write. Lily Briscoe's stalled attempt at a painting. तो ये जो राइजिंग एक्शन है वो हमें 4 तरह से पता चलता है। पहले नंबर पे ये है कि जेम्स चाहता है कि वो लाइट हाउस विजिट करे। नंबर 2, मिस्टर रामसे जो है उसको ज़रूरत महसूस होती है सिम्पथी की, बिकॉज इज़ ए सिम्पथी गेनर। तो उसकी जो मिसेज है वो उसको कैसे उसकी ज़रूरत को पूरा करती है ये हमें देखने को मिलता है। फिर चार्ल्स टेंसले की जहाँ तक बात है तो वो हमेशा इस बात पे लिली ब्रिस्को को क्रिटिसाइज़ करता है कि जो ख़वातीन है वो अच्छी पेंटर नहीं बन सकती, वो अच्छी मुसन्नफ़ भी नहीं बन सकती, अच्छी राइटर नहीं बन सकती। और फिर ये है कि हमें पता चलता है कि लिली ब्रिस्को जो है ना वो अपनी बेशक उसमें थोड़ी सी रोक के वो कर रही थी, लेकिन वो आखिरकार अपनी पेंटिंग को मुकम्मल कर लेती हैं। क्लाइमैक्स क्या है कि वो मिसेस रामसे की डिनर पार्टी जहाँ पे वो उसके समर हाउस में वो बाकायदा डिनर तैयार करती है, उस पर उसको अप्रिशिएट किया जाता है। फिर वो उस डाइनिंग हॉल से बाहर निकलते हुए बाकायदा तौर पे अपने वो जो है वो हो के उनके थैंकफुल वे में जो है वो जैसे देती हैं। फॉलोइंग एक्शन क्या है कि मिस्टर रामसे का जो ट्रिप है लाइट हाउस पे वो मिस्टर रामसे का वो कैम और जेम्स के साथ, और अल्टीमेटली क्या होता है कि लिली ब्रिस्को की जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद वो खुश भी होती है। और फिर अब उसको पेंटिंग की जो फ्यूचर है उसको कोई किसी किस्म का फ़िक्र नहीं है कि वो उसके बाद अल्टीमेटली उसका क्या फ्यूचर होगा उसकी पेंटिंग का, बट शी इज़ क्वाइट हैप्पी कि उसने पेंटिंग कंप्लीट कर दी है।